ग्राफ्ट लॉ है जो शील्ड करते हैं ऑनेस्ट ऑफिसर्स को या फिर करप्ट को बचाते हैं। एक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, बता रही हूँ अभी। एक एक्ट पढ़ने जा रहे हैं अभी हम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मतलब करप्शन से कैसे रोका जाए, वो चाहे से आपके पब्लिक सर्वेंट्स हो, आपके गवर्नमेंट वाले इनकम्बेंट्स हो, कैसे उनको करप्शन से रोका जाए। तो 1988 में एक एक्ट आता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब उसमें क्या है, थोड़ा सा अगर हाईलाइट दूं कि जितने भी आपके पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो आराम से अपना काम कर सके, तो बोला गया है कि पहले अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी पब्लिक सर्वेंट की शुरू करनी है, आपको गवर्नमेंट से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसका जो मेन सोल था इस एक्ट का, वो ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपने काम आराम से कर सके। बोल्ड डिसीजन लेने पड़ जाते हैं कई बार एग्जीक्यूटिव में भी, तो उसको आराम से ले सके। पर अब यहाँ पे एक डायलेमा आती है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या ये सच में ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स को बचाता है या फिर करप्ट जो ऑफिशियल है उनको बचाता है? अब हो सकता है गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहा हो, पब्लिक सर्वेंट को बोला कि ये इलीगल प्रोजेक्ट है पर तू कर दे साइन, तो वहां पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहा पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस को? गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे बोला कि हो सकता है कि आप अनमास्किंग ही नहीं होने दे रहे जो करप्ट ऑफिशियल भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक डायलेमा आती है, ऑनेस्ट ऑफिसर वर्सेस अनमास्किंग द करप्ट। अभी 2 जजेस की बेंच बैठी हुई थी, अब इसको केस को आगे फॉरवर्ड करा गया है कि बड़ी बेंच बिठाई जाए और इस केस के ऊपर डिस्कशन करी जाए। अब यहाँ पे लिखा है ग्राफ्ट लॉ। 2 टर्म्स आपने पढ़ ली है अभी तक, वन इज करप्शन, दूसरी आती है ग्राफ्ट। करप्शन जो होती है, आप यहाँ पे अपनी जो बिहेवियर है वो आपका इलीगल होता है, डिसऑनेस्ट बिहेवियर होता है। आप देखते हो कि सरकार से अपने को पैसा मिल रहा है, इस पैसे को यूज कर लेते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। वैसे ही ग्राफ्ट के केस में आप क्या देखते हो, ये भी करप्शन ही होती है, थोड़ा सा थिन लाइन डिफरेंस आता है। ग्राफ्ट के केस में आप क्या देखते हो, अपना फाइनेंशियल गेन ज्यादा फोकस करते हो। यहाँ पे आपने कोई इलीगल प्रोजेक्ट अलाउ कर दिया, थोड़ी सी घूस खाली ब्राइबरी आ गई आपके बैकेंड पे, पर एक इलीगल प्रोजेक्ट आपने अलाउ कर दिया था। ग्राफ्ट के केस में वैसे नहीं होता। यहाँ पे गवर्नमेंट जो ऑफिशियल होते हैं वो सिर्फ अपना सा फायदा देखते हैं कि किसी का छोटा मोटा कोई काम करवाना था, 10,000 रुपए अपनी जेब में डालिए। जैसे आपने जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ा था, वो ग्राफ्ट केस था क्योंकि वहां पे पब्लिक सर्वेंट्स भी इन्वॉल्व थे उस केस के अंदर। उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन्स देखे, अपने पर्सनल गेन देखे। करप्शन के केस में आप किसी और को अपनी पावर का मिसयूज करके किसी और को कोई इलीगल प्रोजेक्ट करने देते हो, वो करप्शन आ जाती है। करप्शन कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ग्राफ्ट उसका एक सबसेट आ जाएगा जहां पे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गेन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। और अगेन ये करप्शन की ही एक फॉर्म होती है जो ग्राफ्ट है। बस इतना याद रखना, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपना फायदा देख रहे थे, यहाँ पे कोई इलीगल प्रोजेक्ट था उसको अलाउ कर दिया। तो जिनको इलीगल प्रोजेक्ट अलाउ करा है उनका फायदा तो है ही, पर बैकएंड पे उस पब्लिक सर्वेंट ने ब्राइब भी ली। तो 2 चीजें वहां पे चल रही होती हैं। चलो जी, अब ये ग्राफ्ट लॉ कौन सा है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी के अंदर गवर्नेंस वाला जो पार्ट आता है वहां पे एक हेडिंग बनी है करप्शन। सिटीजन चार्टर है, उसके बाद तीसरे नंबर पे करप्शन का एक आर्टिकल आता है, तो करप्शन से रिलेटेड ये एक्ट है। और अगर आपने मेंस का पेपर यूपीएससी का देखा हो 2025 वाला, उसमें इसी एक्ट के ऊपर सवाल भी पूछा गया था। एक आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होता है, उसके ऊपर भी कई बार आपसे सवाल आते हैं, कोड्स रूल्स रेगुलेशन के ऊपर आ जाते हैं, तो ये देखने आपने। अब देखो इसमें एक सेक्शन की एडिशन होती है 17A। एक्ट कब का है, 1988 का, पर ये जो 17A सेक्शन था इसको ऐड करा गया था 2018 में। 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं, वन इज पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की बात करी जाएगी। दूसरा आएगा गवर्नमेंट, तीसरा आएगा पुलिस का रोल। हुआ क्या, इस पब्लिक सर्वेंट ने कोई डिसीजन लिया या कोई रिकमेंडेशन दी, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, पर वो गलत थी, वो शायद अनएथिकल तरीके से स्टेटमेंट दी गई थी। तो यहाँ पे पुलिस ने क्या करनी थी, इस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन। पर सेक्शन 17A की जब 2018 में एडिशन करी गई, इसमें बोला कि नहीं, डायरेक्ट आप इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकते, पहले आपको किसके पास आना है, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट जब आपको अप्रूवल देगी कि हाँ जाइए आप इन्वेस्टिगेशन करिए, तब आप किसके पास पहुंचोगे, पब्लिक सर्वेंट के पास। अब इसका जो मेन पर्पस था सेक्शन 17A का, वो क्या था कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो अपना काम ऑनेस्ट तरीके से कर सके। कभी कभी बोल्ड डिसीजन लेने पड़ जाते हैं तो वो अपने बोल्ड डिसीजन आराम से ले सके, ये पर्पस था सेक्शन 17A का। किस एक्ट के अंदर डाला गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। अब यहाँ पे बोला, क्वेश्चन मार्क उठा, पिटीशन आती है, कभी पिटीशन के बारे में बता रही हूँ, सीपीआईएल, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन्होंने पिटीशन डाली कि ठीक है सोल समझ गए हम, पर इससे तो गवर्नमेंट शायद अपने करप्टेड जो ऑफिशियल हैं उनको बचा रही है कि पुलिस तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकती उस पब्लिक सर्वेंट की। तो यहाँ पे एक डायलेमा आ जाता है कि क्या सच में आप ऑनेस्ट ऑफिसर्स को बचा रहे हो या फिर अपने करप्ट ऑफिशियल्स को बचा रहे हो। रास्ता पता लग गया,
इनके ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है, किसने, इसने, किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? गवर्नमेंट की, तभी जाके आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करोगे। कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। गवर्नमेंट तो ईमानदारी से ही काम करती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑफिशियल को बचाएगी, अगर नहीं कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो करप्टेड को बचाएगी। तो दोनों ही यहाँ पे इश्यूज निकल के आएंगे। अब पिटीशन किसने डाली? तो CPIL। पिटीशन होती है कि सभी के बिहाफ पे एक ही बॉडी आगे चल के कोर्ट के ऊपर कोर्ट के सामने इस मुद्दे को उठाएगी। CPIL, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन्होंने बोला कि ये जो सेक्शन 17A है ये शील्ड प्रोवाइड करता है करप्ट ऑफिशियल्स को। जो करप्ट ऑफिशियल काम कर रहे हैं, इलीगल प्रोजेक्ट्स को अलाउ कर देते हैं या शायद अपने फाइनेंशियल गेन के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये शील्ड की तरह एक्ट करता है। जो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है और उसका भी सेक्शन कौन सा? सेक्शन 17A। चला गया दिमाग में? क्या ये केस है? लग गया पता सभी को? करप्शन और ग्राफ्ट। अगर करप्शन ये बड़ा सा सर्कल है तो ग्राफ्ट उसकी एक छोटी सी फॉर्म है, वेन डायग्राम के हिसाब से। अब देख लेते हैं 2 जजेस की जो बेंच बैठी थी उसमें क्या क्या बोला गया। तो सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस हैं, 2 जजेस बैठते हैं। एक है आपके जस्टिस KV विश्वनाथन और दूसरी फीमेल है, दैट इज नागारथा। अब बहुत बार देखा गया है नागारथा बहुत ज्यादा चैलेंज करती है जो भी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। चलो ठीक है। यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी का भी एक एग्जाम्पल बनता है कि जब फीमेल्स की कंट्रीब्यूशन आती है। खैर ये जेंडर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले जस्टिस KV विश्वनाथन ने क्या बोला इस लाइन के ऊपर? जो आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट देखा, एक सेक्शन 17A देखा, इनका मानना है कि ये जो प्रोविजन है ये कंटिन्यू रखो। इससे क्या होगा कि जो हमारे पब्लिक ऑफिशियल है वो आराम से अपना काम कर सकेंगे। ये स्टेटमेंट जाती है फ्रॉम द विश्वनाथन जी की साइड से। पर इन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। इन्होंने बोला कि सिर्फ गवर्नमेंट अकेली डिसाइड नहीं करेगी कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो जाके। यहाँ पे एक बॉडी आपने पढ़ी होगी पॉलिटी में, विच इज लोकपाल। तो लोकपाल का भी एक इंटरफेरेंस रहेगा। लोकपाल भी इन्वेस्टिगेशन करेगा और चेक करेगा कि ये जो भी एलिगेशंस लगे हुए हैं क्या ये सफाई से किसी भी केस को शुरू करने के लिए। यहाँ पे एक टर्म आएगी विच इज प्राइमा फेसाई। हाँ जी, प्राइमा फेसाई का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन आपने अगर शुरू करनी है तो आप पहले प्रीलिमिनरी असेसमेंट करते हो। कोई अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आपने टेस्ट करी होंगे सॉल्ट एनालिसिस वाले, उसमें पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होते थे फिर कंफर्मेटरी होते थे। तो मतलब एक एविडेंस आपके पास ऐसा होना चाहिए कि इस कार्यवाही को हम शुरू कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइमा फेसाई। मतलब इन द फेस ऑफ, जो आपको पहली बारी दिखा आपको ये लगा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करी जा सकती है। तो ये जो लोकपाल वाला प्रोविजन है ये किसने बोला ऐड करने को? विश्वनाथन ने। अभी यहाँ पे बोली गई है चीजें, अभी कोई चीज यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। इनकी रिकमेंडेशन है कि ना सिर्फ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, लोकपाल भी इन्वॉल्व होंगे। आपका एक और छोटा सा होमवर्क है, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से 2-4 प्रोविजन आपने लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में देख के आने, साथ में थोड़ा सा डिफरेंस हाईलाइट करोगे। ठीक है? लोकपाल अभी क्योंकि ये रिकमेंडेशन ही है, एडिशन नहीं हुई है, मैं तो करवाऊंगी पर जब एडिशन होगी तब। तो ये एक ही प्रोविजन ऐड करा गया है विश्वनाथन के थ्रू। अब आते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी जाती है स्टेटमेंट जो जस्टिस BV नागरत्ना ने दी है। इन्होंने पूरा स्ट्रक डाउन कर दिया। ये बोलते हैं इक्वालिटी तो गई यहाँ से, आपने दोबारा से वही किया है, आपने शील्डिंग प्रोवाइड कर दी है जो करप्ट ऑफिशियल बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के एंड पे। तो नागरत्ना जो है इन्होंने बिल्कुल इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। और इन्होंने इवन ये भी बोला कि लोकपाल की एंट्री से भी कुछ नहीं होने वाला। बिसाइड इसके वो अपनी इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इन्होंने ये स्ट्रक डाउन कर दिया। जो प्रोविजन पीछे विश्वनाथन जी ने भी बोला और उससे पीछे जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 17A के अंदर भी बोला गया, तो इन्होंने पूरा स्ट्रक डाउन कर दिया। इन्होंने बोला वो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में आता है? 14 और साथ में अकाउंटेबिलिटी, ये पूरी खत्म हो जाती है इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 17A के थ्रू। आपको पता ही नहीं है एक्चुअल में कि वो जो बैक एंड पे पब्लिक सर्वेंट बैठा है वो एक्चुअल में ऑनेस्ट है या फिर करप्टेड है। तो ये बोलते हैं कि बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। विश्वनाथन जी की स्टेटमेंट तो अलग है पर ये एक्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रही है। आफ्टर दैट ये पूरा का पूरा इशू यहाँ पे मेंशन करा है कहां से शुरू हुआ। तो जो चीजें मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन करी अभी स्टेप बाय स्टेप लिखा है। कोर इशू कौन सा था? कौन सा एक्ट? जल्दी से बोलो। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। एक सेक्शन ऐड करा गया 2018 में, कौन सा? सेक्शन 17A। इसमें क्या लिख दिया गया कि 3 लोग रहेंगे, वन इज गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट और साथ में पुलिस। तो यहाँ पे बोला गया कि जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई भी प्राइमा फेसाई के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, किसकी परमिशन आएगी?
गवर्नमेंट की, तो पुलिस को पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, फिर आप यहाँ पे आगे इन्वेस्टिगेशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर आया दूसरा स्टेप जो केवी विश्वनाथन जी ने बोला। इन्होंने बोला ये प्रोविजन बिल्कुल सही है, बस एक नया स्टेप ऐड कर दिया कि इसका लोकपाल का भी यहाँ पे एक रोल रहेगा, वो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे इंडिविजुअली कि वो जो प्राइमा फेसाई के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होने जाने वाली है वो ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे लोकपाल का एक एडिशनल जो पॉइंट है इन्होंने ऐड कर दिया। देखो स्टेट पे आएगा तो लोकायुक्त, सेंट्रल लेवल पे होगा तो लोकपाल की बात करी जाएगी। फिर आएंगे बीवी नागरत्ना का व्यू क्या था। इन्होंने बोला कि ये एडिशन की तो जरूरत ही नहीं है, ये पूरा का पूरा जो आप सेक्शन 17A पढ़ रहे हो ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इससे ना तो आर्टिकल नंबर 14 इंश्योर हो रहा है, ना ही यहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी, ना तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी, ना ही पब्लिक सर्वेंट की अकाउंटेबिलिटी। कोर इश्यू देखा हमने। फिर उसके बाद जो विश्वनाथन है उनका हमने स्टेटमेंट देखा। विश्वनाथन आपको नहीं भी याद रहता है तो जज 1 जज 2 आप वर्ड्स यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में, कई बार भूल जाते हैं ना। और 2 जजेस बेंच जरूर लिखना है कि 2 जजेस की बेंच बैठी हुई थी इस केस को देखने के लिए। एंड तीसरी जो स्टेटमेंट आती है वो किसकी थी, नागरत्ना जी की, जिन्होंने बोला ये पूरा का पूरा मुद्दा ही क्या है, जो एक्ट आप पढ़ रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 14 और अकाउंटेबिलिटी को चैलेंज करा। अब इसके बाद एक ईडीएम आता है विच इज डैमोकल्स स्वॉर्ड। इसका मतलब होता है कि वो जो डेंजर या थ्रेट कहाँ पे लाए कर रहा है वो आपको पता ही नहीं है, तो इन्होंने ये भी यूज करा। इसी वजह से शायद पेपर में इडियम्स भी आते हैं कि बाद में बोले जा सके जजमेंट्स के टाइम पे। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आई कि पहले भी क्या कोई ऐसा केस आया था। तो देखना 1998 एक्ट कब आया था, 1988। तो उसके ऊपर जजमेंट निकालते निकालते टाइम लगता है। पहला जो केस जाता है वो विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का आता है, ये 1998 में आया था। उसके बाद 2014 में भी सेम सा ही केस आया था विच इज सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। इन्होंने भी स्ट्रक डाउन करा था कि इससे तो जो इन्वेस्टिगेशन है ये पब्लिक ऑफिशियल को एक सेफ हैंड प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद नागरत्ना ने सेम चीज बोली इन दोनों केसेस को हाईलाइट करते हुए कि विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का केस, और दूसरा सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, उन्होंने भी यही बोला था, उन जजमेंट्स में भी यही बोला गया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है चीजें। जो सेक्शन 17A है कहीं ना कहीं वो पब्लिक सर्वेंट जो करप्टेड है उनके लिए शील्ड की तरह एक्ट करता है। तो इन दोनों केसेस को भी हाईलाइट करा गया। अब आई थिंक आपको क्लियर है, लग गया पता इस के बारे में। आया था ये केस, आपके इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया था, काफी इंपॉर्टेंट है। की थीम्स क्या आती हैं, तो सबसे पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड लॉ है, उसमें टेंशन इमर्ज होती है। जो ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेसी है वर्सेस करप्शन इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पे एक डायलेमा जनरेट होती है। आपको नहीं है पता, आप गवर्नमेंट को भी तो ये नहीं बोल सकते, काम तो चल ही रहा है पूरे देश के अंदर, है ना, तो वो भी नहीं आप चैलेंज कर सकते कि सारे ही करप्ट हैं। आप ये भी नहीं बोल सकते कि मेजोरिटी ऑनेस्ट है। उल्टा केस बन सकता है 90:10 का, कि 10 शायद आपके पास ऑनेस्ट ऑफिशियल आएंगे, शायद 90 करप्ट भी हैं। चलो ठीक है, ये पहली डायलेमा आती है। दूसरा पॉलिसी पैरालिसिस। इन्वेस्टिगेशन का अगर फियर रहेगा ऑफिसर्स को भी कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो मेरे ऊपर तो इंक्वायरी भी हो सकती है, तो बोल्ड स्टेप भी नहीं लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है जो आपने ये पीसीए एक्ट पढ़ा। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट जो है वो गेट कीपर की तरह एक्ट कर रही है कि जो पब्लिक ऑफिशियल है वो करप्ट ना हो, तो मतलब शील्ड भी प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन भी उन लोगों को प्रोवाइड कर रही है जो एक्चुअल में ऑनेस्ट है। देन इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी होनी चाहिए वाया लोकपाल। अब देखो ये सिर्फ रिकमेंडेशन है अभी के लिए, इसकी एडिशन नहीं हुई है इस पीसीए एक्ट ऑफ 1988 के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे स्प्लिट में वर्डिक्ट आ चुका है, 1:1 का रेशो आपने देखा, एक ने फेवर करा, बस एक प्रोविजन में मॉडिफिकेशन बता दी, लोकपाल और लोकायुक्त की एंट्री। दूसरी तरफ स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो रिकमेंडेशन दी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये केस जाए, बड़ी सी बेंच बिठाई जाए ताकि और पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इंक्लूड करे जाए। अब आपको भी यही लगा होगा एट दी एंड जो पीसीए आपने 1988 एक्ट पढ़ा कि एक्चुअल में शील्ड भी प्रोवाइड कर रहा है और शायद लॉ भी कर रहा है कि आप डिसीजन ले सके। पर जो आपके पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो भी तो किसके लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए, तो उसके लिए तो आपकी गवर्नमेंट भी ऑनेस्ट होनी चाहिए पहले। तो दोनों ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे। ऐसे नहीं होगा कभी भी कि आप बिल्कुल ही बोलोगे कि मैं एक ही बारी में ऑनेस्टी प्रमोट कर दूंगा और एक ही बारी में करप्शन को खत्म कर दूंगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे कास्ट सिस्टम है वैसे ही करप्शन भी आपको डीपली अनरूटेड मिलती है। टॉप डाउन से देख लो, बॉटम अप अप्रोच में देख लो, हर जगह पे आपको ये करप्शन मिल जाती है। तो ये वाला अभी लार्जर बेंच को रेकमेंड कर दिया गया है, फाइनल डिसीजन उन्हीं का आएगा। और वर्डिक्ट अपने में इंपॉर्टेंट होगी, जब भी वर्डिक्ट आएगी उसको हम कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था ये प्री एज वेल एज मेंस के परस्पेक्टिव से। डन, समझ आ गया आपको, ठीक है।
ये क्वेश्चन आप लिखने की ट्राई करना। बस वही पूछा है आपसे कि कैसे ये शील्ड भी करता है करप्टेड ऑफिशियल को और कैसे ये प्रमोट भी करता है ऑनेस्ट ऑफिसर्स को। एक तो ये चीज, और दूसरा मॉडर्न गवर्नेंस। यहाँ पे ई गवर्नेंस के पैरामीटर्स आप इंक्लूड कर सकते हो जो हमने शायद पीछे नहीं पढ़े, पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिख सकते हो। और साथ में शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या हैं जो आपने अभी पीसीए 1988 पढ़ा, वो भी लिखना है। ठीक है, तो 3 एस्पेक्ट निकल के आएंगे। 1 केस स्टडी विद, पहले तो केस के बारे में बता देना, वो जो एक्ट देखा सेक्शन 17A देखा उसके बारे में बता देना। नंबर 2 पे आएगा कैसे ये शील्ड प्रोवाइड करता है करप्टेड्स को। तीसरा आ जाएगा एस्पेक्ट इसमें कैसे ये ऑनेस्ट ऑफिसर्स को बोल्ड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एंड जो चौथा एस्पेक्ट आएगा गवर्नेंस में ये कैसे हेल्पफुल रहेगा। और 5वां एस्पेक्ट आ जाएगा इसकी शॉर्ट कमिंग्स। 3 पॉइंट्स आएंगे मैक्सिमम, ज्यादा नहीं आएंगे। 250 वर्ड्स के लिए ट्राई करना। डन ये वाला आर्टिकल। अभी इसका वर्डिक्ट नहीं आया है, 2 जजेस की बेंच थी वो स्प्लिट हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास केस जाएगा, देन वो बताएंगे कि बड़ी सी बेंच बिठाइए और फिर ये केस होगा। और जब बड़ी बेंच बैठेगी ना, आप देखना ऑड में बिठाए जाएंगे जजेस, ताकि ये रेशियो बराबर ना आए। 1:1 तो बराबर ही हो गया, तो वहां पे या तो 5 होंगे या 7 होंगे, इस तरह से ऑड नंबर्स में आपको मिलेंगे।